हाय गाइस, वेलकम टू एग्जाम वे। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी की। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, ईपीएफओ एनफोर्समेंट ऑफिसर एग्जाम के लिए, राइट। ऑलरेडी हम कुछ टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन हमने किया था, और उससे पहले हमने नेशनल इनकम वगैरह किया था, जीडीपी और ये सब। उससे पहले हमने इंश्योरेंस वगैरह के बारे में किया था, क्योंकि वो भी एक सोशल सिक्योरिटी मेजर है जो गवर्नमेंट्स प्रोवाइड करती हैं। उसमें हमने कुछ स्कीम्स भी देख ली। इसी तरीके से ये भी इम्पोर्टेंट पॉलिसी, क्योंकि ये गवर्नमेंट के हाथ में एक टूल है, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक टूल है, जिससे कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि वो हमारा बैंकिंग रेगुलेटर है, वो हमारे देश में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है। ठीक है, मनी की सप्लाई जब कंट्रोल होती है, उसी से इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, और उसी के बेसिस पे, मॉनेटरी पॉलिसी के बेसिस पे ही बहुत सारी स्कीम्स बनती हैं। और जो टोटल कंप्लीटली जो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है, वो हमारा सेटअप होता है। ठीक है, तो जब इन्फ्लेशन वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है देश में, तो उसे कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करा जाता है। ठीक है, पब्लिक से या फिर जो बेसिकली मार्केट्स में, सिस्टम में जो पैसा होता है, उसे थोड़ा सा वापस लिया जाता है। ऐसे ही अगर इन्फ्लेशन डाउन होता है और ग्रोथ हमें चाहिए होती है, एक देश को ग्रोथ बढ़ानी होती है, तो उस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी को ईजी करा जाता है। ठीक है, ईजी मतलब जो रेट्स वगैरह होते हैं, लैंडिंग रेट्स, वो कम किए जाते हैं, जिससे कि पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा पहुंचे और ज़्यादा स्पेंड करे पब्लिक। तो यही मॉनेटरी पॉलिसी होती है। इट इज़ अ मैक्रो इकोनॉमिक टूल टू कंट्रोल और मैनेज मॉनेटरी सप्लाई। मॉनेटरी सप्लाई लिक्विडिटी टर्म भी हम यूज़ करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी नॉर्मल कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक, बैंकिंग रेगुलेटर। ठीक है, यहाँ पे आरबीआई करता है हमारा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी को इंडिया में कौन कंट्रोल करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट्स अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन दी मार्केट, ये भी हमने देखा, राइट। मेन ऑब्जेक्टिव्स वगैरह क्या होते हैं? बेसिकली सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, आप कह सकते हो, और मॉनेटरी सप्लाई, और जो इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है, हम उसे कह सकते हैं प्राइस स्टेबिलिटी मींस इन्फ्लेशन टू बी कंट्रोल इन अ फेवरेबल रेंज। फेवरेबल रेंज का क्या मतलब है कि ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ना बहुत कम होना चाहिए इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन अगर बहुत कम होगा, उसका मतलब भी ये है कि यार लोग ले ही नहीं रहे, मतलब सामान जो डिमांड ही नहीं है मार्केट में। ठीक है, तो एक तरीके से वो डिप्रेशन जा रहा है, रिसेशन की तरफ जाता है, क्योंकि डिमांड कब नहीं होती? डिमांड तब नहीं होती है जब लोगों का पैसा वगैरह नहीं होता है। ठीक है, तो विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, राइट। और इन्फ्लेशन अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो दैट मीन्स कि जो बेसिक जो खाने पीने के जो आइटम्स हैं, उनके रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, वो आम आदमी या कॉमन मैन की पहुंच से बाहर हो जाएंगे। अगेन अ प्रॉब्लम। सो इन टर्म्स, मेन पर्पज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ये आपको टर्म याद रखना है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, अभी फिर देखेंगे। अनदर ऑब्जेक्टिव इज मेंटेनेंस ऑफ डिजायरेबल ग्रोथ। ठीक है, वन मोर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव इज अनएम्प्लॉयमेंट को भी कंट्रोल करना, या अनएम्प्लॉयमेंट के लेवल को ऑब्वियसली रिड्यूस करना। कौन चाहेगा कि जो पब्लिक, किसी देश के जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड रहें? हर कोई चाहेगा कि मेरे देश के लोग एम्प्लॉयड रहें ज़्यादा से ज़्यादा। स्टेबिलिटी इन प्राइजेस क्वेश्चन प्री कंडीशन ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है ना, इन्फ्लेशन टारगेटिंग हमने पहले भी देखा था। द काइंड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, इट टारगेट्स इन्फ्लेशन डन बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ आरबीआई। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इन्फ्लेशन शुड बी इन अप्रोप्रिएट रेंज टू प्रमोट ग्रोथ वगैरह, ये। और ये हमें जो टारगेट है, ये याद रखना है एक पॉइंट। अगस्त 2016 से 2021, 5 साल के पीरियड के लिए जो होता है, ये हमारा जो टारगेट है 4% है आइडियल केस में। उसकी टॉलरेंस लिमिट है कि 6% तक जा सकता है ऊपर में, और नीचे में 2% तक जा सकता है। तो वी आर लाइक कंफर्टेबल विद इट। ऑब्जेक्टिव प्राइस स्टेबिलिटी, राइट। नाउ आरबीआई इज टू टाइप्स ऑफ टूल्स टू इम्प्लीमेंट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। दो तरीके के टूल्स होते हैं, तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव के मैं आपको एग्जांपल्स इसमें बता दूंगा, जो आपके मोरल सुएजन वगैरह होता है कि बेसिकली आरबीआई बैंक्स से कहता है कि भाई आप
ये स्टेप्स लो जिससे कि जो मॉनेटरी सप्लाई है वो थोड़ा सा कम हो, ठीक है, बट कह सकता है, राइट। तो वो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर क्वेश्चन आया भी तो ये 4 ऑप्शन देके आपको पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वालिटेटिव, तो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा क्योंकि हम क्वांटिटेटिव देख रहे हैं। क्वांटिटेटिव आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, यही हमें याद रखने बेसिकली कि क्या है, और ये आपको पता है, आपने बहुत बार सुने हैं। ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स, पॉलिसी रेट्स और ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्वांटिटेटिव तो गाइज, अगर वैसे तो ये नोट्स हमारे सफिशिएंट हैं ही, अगर आपको और नोट्स चाहिए उसके अलावा जो MCQs वगैरह कुछ अच्छे चाहिए तो वो आपको इसकी ऑलिव बोर्ड की वेबसाइट पे मिल जाएंगी, मैंने देखा था। और उनका EPFO का जो कोर्स अच्छा चल रहा है उसमें अपना स्टडी मटेरियल भी, तो अगर यहाँ से आपको कुछ नहीं मिल पा रहा है तो वहाँ से आप देख सकते हो, उनका कोई कोर्स है इसका स्टडी मटेरियल का। और उससे भी इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट है, 10 मॉक टेस्ट है, तो ये मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ जिससे कि मिस ना हो जाए, क्योंकि मॉक टेस्ट अपने को बेसिकली करनी ही करनी है। और स्टडी मटेरियल भी अच्छा है, तो इंग्लिश, मैथ्स और जो भी स्टडी मटेरियल है, साइंस, जनरल साइंस वगैरह काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा उसमें इंडस्ट्रियल रिलेशंस और ये सब भी आपको मिल जाएंगे। सो पॉलिसी रेट्स, देयर आर मोर देन वन टर्म्स अंडर पॉलिसी रेट्स। रेपो रेट इज द बेंचमार्क पॉलिसी रेट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बेंचमार्क मतलब रेपो रेट। तो क्या है रेपो रेट? इज कॉल्ड बेंचमार्क इन इंडिया एंड अदर रेट्स आर पैक्ड। मतलब बेंचमार्क मतलब कि एक बेंचमार्क बना दिया, एक पाइवट बना दिया और सब उसके अराउंड घूम रहे हैं, ठीक है। उसी से बेसिकली जो दूसरे जो रेट्स की जो वैल्यू है वो उसी से रिलेटेड है, राइट। तो रेपो रेट इज द रेट एट विच RBI lends money टू बैंक्स अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेशन आपको रटी हुई होनी चाहिए, किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। रेपो रेट फिक्स होता है, ठीक है, बाई मंथली मीटिंग में RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो फिक्स करती है रेपो रेट को, या तो चेंज कर देती है या फिर सेम रखती है जो पिछली बार का होता है, ठीक है। रेपो रेट इज द रेट फॉर शॉर्ट टर्म लैंडिंग बाई RBI। रिवर्स रेपो रेट इसका रिवर्स होता है रेपो रेट का। इट इज द रेट एट विच बैंक्स लैंड फंड्स टू RBI, इट इज ऑल्सो फिक्स। तो ये रेपो रेट से इसका फिक्स होता है, कुछ बेसिकली थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि RBI जब बैंक्स को पैसे देता है तो वो कुछ ज़्यादा रेट पे लेता है तो कम पे लेता है, तभी तो RBI का फायदा होगा। रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट आर ओवरनाइट लैंडिंग रेट्स एज दे आर अवेलेबल फॉर जस्ट 1 डे। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि 2 टर्म्स होते हैं, एक तो ये आपका रेपो रेट हो गया, एक और होता है आपका टर्म रेपो, जो हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे स्लाइड में। ये टर्म रेपो, रेपो रेट में और टर्म रेपो रेट में आपको जो डिफरेंस है वो पता तो होना चाहिए। रेपो रेट फॉर लैंडिंग फॉर मोर देन 1 डे ड्यूरेशन इज कॉल्ड टर्म रेपो। तो वो जो रेपो रेट जो अभी हम पढ़ रहे थे वो फिक्स होता है, क्योंकि वो वैसे भी 1 दिन के लिए होता है। ये होता है हमारा वेरिएबल रेपो रेट, क्योंकि ये 1 से ज़्यादा दिन के लिए होता है। चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑक्शन रेट्स, ऑक्शन रेट, ठीक है, ऑक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। इन इंडिया नॉर्मली टर्म ड्यूरेशन है 7, 14 और 20। तो आपने देखा होगा जो रेपो रेट है शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए ही है, ठीक है। टर्म रेपो ऑक्शन इज नॉर्मली कंडक्टेड ट्वाइस अ वीक। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये हर किसी को नहीं पता होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है लोगों के मन में, बट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। EPFO में भी काम आएगा, उसके अलावा RBI वगैरह का अगर आप एग्जाम देंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पता होना, ठीक है। बहुत बेसिक है बट पता नहीं होता है टर्म रेपो कोई चीज़ भी है इस चीज़ की। मनी अवेलेबल फॉर लैंडिंग इज प्री नोटिफाइड बाई RBI। द ऑक्शन लिमिट इज 0.75। ये इतना इंपॉर्टेंट EPFO के लिए नहीं है बट RBI वगैरह के लिए है। फिक्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड टर्म रेपो आर कॉल्ड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, LAF की फुल फॉर्म। और क्या है LAF, ठीक है, उसमें 3 आपके आते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो जैसे कि आपको पता लिक्विडिटी के बारे में हमने पहली बात की थी, लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए ये सरकार ने फैसिलिटी दे रखी है, टू कंट्रोल लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। ओके, so lending under LAF means banks have to sell government securities to RBI and also have to agree repurchase those
सिक्योरिटीज ऑन फ्यूचर, जिसे रेपो, रेपो मतलब री परचेज से भी आप इसे लगा सकते हो। तो ऑब्वियसली एलएएफ में क्या होता है कि जब बैंक्स को पैसे चाहिए होते हैं या फिर जब आरबीआई बैंक्स को पैसे देता है तो आरबीआई उनसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो खरीद लेता है और उन्हें उस हिसाब से पैसे दे देता है। ये उनका एक अपना एग्रीमेंट है आरबीआई और बैंक्स का, ठीक है। अब बैंक्स के हाथ में पैसे आ गए मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो ईज हो गई। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी एक तरीके से उस पैसा बैंकिंग सिस्टम में ज़्यादा आ गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक ने आरबीआई को दे दी। ऐसे ही अगर जब आरबीआई को पैसा खींचना होगा तो क्या करेगी, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उन्हें बेच देगी आरबीआई बैंक्स को और पैसा ले लेगी। वो आरबीआई के हाथ में जो कब करना है कैसे करना है, ठीक है। अब बैंक रेट हो गया हमारा, चार्ज बाय सेंट्रल बैंक टू लैंड फंड्स फॉर अ लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन। ये आपको याद रखना चाहिए बैंक रेट क्या है भाई। बैंक रेट इन्फ्लुएंसेस लैंडिंग बाय बैंक्स, पब्लिक एंड कॉर्पोरेट्स। इंक्रीज इन बैंक रेट्स इंडिकेट्स टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ऑब्वियसली इंक्रीज इन बैंक रेट्स, अगर आरबीआई बैंक रेट बढ़ा देगा मतलब कि जो बैंक्स हैं वो अगर हमें लोन लेना है तो ज़्यादा रेट पे लेना पड़ेगा क्योंकि बैंक रेट बढ़ गया है, तो ये होना चाहिए। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ कैन बोरो फ्रॉम आरबीआई इन एन इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। तो ये कुछ ये पॉलिसी रेट्स वगैरह इसमें बेसिकली होते हैं। आप एमएसएफ के बारे में पढ़ सकते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बारे में। इसके बाद सीआरआर, ये रिजर्व रेशियो है दो। हमारा कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर इज द एवरेज डेली बैलेंस इन रुपी टर्म्स दैट अ बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद आरबीआई एज अ शेयर ऑफ सर्टेन परसेंट नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, एनडीटीएल। तो डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज क्या होती है, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, बहुत ही बेसिक है। देखिए आपका बैंक में कैसे अकाउंट होते हैं, एक तो आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट होता है, राइट। एक आपका होता है फिक्स बैंक अकाउंट, दो एफडी आप खोलते हो बैंक में, एक आपका सेविंग्स बैंक होता है अगर आप नौकरी करते हो कुछ भी करते हो। तो सेविंग्स बैंक से तो आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो, ऑन डिमांड निकाल सकते हो, ठीक है। तो वो बैंक के पास नेट डिमांड लायबिलिटी हो गई। सबका अगर मिला दीजिए, किसी बैंक के पास 1 करोड़ सेविंग्स बैंक अकाउंट्स हैं तो वो नेट टोटल डिमांड लायबिलिटी होगी क्योंकि लोग कभी भी ऑन डिमांड निकाल सकते हैं। एफडी वो टाइमली होती है, आप ऐसा नहीं है कि आप कभी भी निकाल सकते हो, 1 साल बाद की एफडी होगी तो वो हमारी टाइम लायबिलिटी होगी। तो ये हो गई आपकी एनडीटीएल, ठीक है। तो सीआरआर, आरबीआई डिसाइड्स एंड मॉडिफाइज सीआरआर, सीआरआर का जो भी है, ठीक है। बैंक्स डोंट अर्न एनी इंटरेस्ट ऑन देयर सीआरआर डिपॉजिट्स। ऐसे ही स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हो गया दैट अ बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन सेफ एंड लिक्विड एसेट्स, ये इसका की वर्ड है एसएलआर का, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सीआरआर भाई कितना है सीआरआर, लेकिन अब क्या है कि बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, हर 2 महीने में आरबीआई की मीटिंग होती है, उसमें वो चेंज कर देते हैं। तो अभी के रेट्स बताने में कोई फायदा नहीं है, तो अक्टूबर में उससे पहले हम रेट्स डाल देंगे, वो आप एक बार याद कर जाना, ठीक है। तो तभी के रेट्स आपको पता होने चाहिए, अभी के पता होने का कोई फायदा नहीं है। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन देख लेते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन रिफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जीसेक्स एंड ट्रेजरी बिल्स बाय आरबीआई। ये आपको पता होनी चाहिए डेफिनेशन। व्हेन आरबीआई वांट्स टू इंक्रीज मनी सप्लाई इन मार्केट इट परचेजेस, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इट परचेजेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द बैंक। व्हेन आरबीआई हैज टू डिक्रीज मनी सप्लाई तो इट सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द बैंक्स। अब सेल करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उनसे पैसा लेगी, ठीक है। अब उनसे पैसा अगर आरबीआई ने ले लिया तो बैंक्स के पास कम पैसा बचा, तो कम पैसा अगर बचा तो वो लोन भी कम देंगे, ठीक है, कॉर्पोरेट्स को, इन सबको, तो मनी सप्लाई अपने आप ही कम हो जाएगी मार्केट में। आरबीआई कैरीज आउट ओपन मार्केट ऑपरेशंस थ्रू बैंक, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कंट्रोल लिक्विडिटी। अब ट्रेजरी बिल्स के बारे में आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती हैं, एक तो बॉन्ड्स होते हैं हमारे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म। ट्रेजरी बिल्स हमारे शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ट्रेजरी बिल्स इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट रेज मनी फ्रॉम मार्केट्स, मतलब बैंक्स वगैरह से, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन इन दिस वे। ट्रेजरी बिल्स इंडिया में अभी 91 डे, 182 डे और 364 डे होते हैं, तो 1 ईयर से तो कम के ही होते हैं, इसलिए इन्हें शॉर्ट टर्म कहते हैं। उससे ज़्यादा के जो हो गए वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह हो गए, ठीक है। ट्रेजरी बिल्स आर जीरो कूपन सिक्योरिटी विच मीन्स दे हैव नो इंटरेस्ट, दे डोंट पे एनी इंटरेस्ट, तो जीरो कूपन सिक्योरिटी होती है ट्रेजरी बिल्स। ये कीवर्ड आपको याद रखना है। तो
कुछ तो फायदा होना चाहिए ट्रेजरी बिल्स का। तो होता क्या है कि जैसे किसी भी ट्रेजरी बिल की वैल्यू है 100 रुपये, तो उसकी वैल्यू तो 100 रुपये रहेगी, लेकिन अगर आरबीआई से इशू करेगा तो एक सर्टेन डिस्काउंट पे इशू करेगा 100 रुपये से। समझो कि 100 रुपये से 2% डिस्काउंट पे 91 डे का करा, मतलब 98 रुपीज़। ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगा कि जब वो बैंक को देगा एक ट्रेजरी बिल, तो वो 98 रुपीज़ में बैंक को दे देगा। फिर जब खरीदेगा तो वो कहता है कि भाई मैं जब खरीदूंगा, जब भी मैं 100 रुपये का ट्रेजरी बिल है, 100 रुपये तो मैं दे दूंगा। तो बैंक को क्या हुआ, 2 रुपये का एक तरीके से फायदा हो गया। तो डिस्काउंट पे, दे आर इशूड एट अ डिस्काउंट। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंडक्ट्स ऑक्शंस, ट्रेजरी बिल्स आर यूजुअली हेल्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बहुत ही रिलायबल होते हैं ये, इन्हें गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज भी कहते हैं। ऐसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हैं कुछ। सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935 थ्रू आरबीआई एक्ट 1934 से ये एस्टैब्लिश हुआ था। इट वॉज नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1949। तो ये दो डेट्स हैं इंपॉर्टेंट नेशनलाइजेशन की और कब बना था। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बैंकर्स बैंक। इट इज़ द लीडिंग मेंबर ऑफ अलायंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। ठीक है, कमिटी सेटअप बाय आरबीआई टू प्रोवाइड अ रोड मैप ऑफ ऑन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, एसएस तारापुर कमेटी। तो ये कमिटीज़ भी कई बार पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो कमिटीज़ जो इम्पोर्टेंट फाइनेंस से रिलेटेड या इस तरीके से रिलेटेड हो गया आपका। ओके, और हम कह सकते हैं जो कुछ बेसिकली इकोनॉमिक रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड कुछ कमिटीज़ गवर्नमेंट बनाती है कई सारी चीज़ों को सजेस्ट करने को। ठीक है, इम्प्रूवमेंट्स के लिए, तो वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। वो बाद में अगर मुझे मिलती है तो मैं डाल दूंगा सारी कमिटीज़। ठीक है, उनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। बाकी इसकी ऑलिव बोर्ड की एक बोल्ट करके आती है मंथली, ये ई बुक होती है। ठीक है, इसमें आपको ये कमिटीज़ वगैरह मिल जाएंगी। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड फैक्ट्स वगैरह आते हैं, करंट अफेयर्स भी आते हैं जो आपको करने हैं इंपॉर्टेंट, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो उनकी वेबसाइट या ब्लॉग से। ठीक है, इसके बाद ये फंक्शंस ऑफ आरबीआई देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है इनमें से। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए क्या क्या फंक्शंस है आरबीआई के, राइट। फिर ये हमारा मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क हो गया। एम्पियर सेटिंग ऑफ पॉलिसी, मैंने पहले ही बताया था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक जो होती है वो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, कितना रेपो रेट होना चाहिए, सब होना चाहिए। तो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ करंट एंड इवॉल्विंग मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन। ऑब्वियसली जो भी मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करेगी कि रेपो रेट कम करना है, ज़्यादा करना है, तो वो क्या एनवायरनमेंट चल रहा है उसी को मद्देनजर रखते हुए, उसी को देखते हुए चलेगी। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। ये 4 टर्म्स बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, बस आपको पता होनी चाहिए। एक्सपेंशनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी, हॉकिश और डविश। एक्सपेंशनरी मतलब एक्सपेंशन हो रहा है मॉनेटरी पॉलिसी का, मतलब इंक्रीजिंग, आप आराम से पता लगा सकते हो। कॉन्ट्रैक्शनरी, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, डिक्रीजिंग। हॉकिश, लाइक ए हॉक। ठीक है, हॉक एक जो चील होता है, डिक्रीजिंग। और डविश जिसे पीस का भी सिंबल कहा जाता है, इंक्रीजिंग मनी सप्लाई। ठीक है, तो ये हमारे 4 बेसिकली टर्मिनोलॉजी भी हो गए। ठीक है, और इसके बाद ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इससे ज़्यादा एक आधी टॉपिक इकोनॉमिक्स में बचता है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ठीक है हमें इंडस्ट्रियल रिलेशंस और दूसरे टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। अगली मेरी जो वीडियो होगी वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे ही होगी। फिर हम अकाउंटिंग वगैरह के और कुछ टॉपिक्स रिविजिट करेंगे, धीरे धीरे और चीज़ें हम देखते रहेंगे। ठीक है, अब मेरी लास्ट में भी जाते जाते आपसे यही थोड़ा सा रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई प्रैक्टिस करना अपनी धीरे धीरे शुरू कर दीजिए। क्वेश्चंस की आपको जहाँ से भी मिलें, इंग्लिश हो गए, मैथ्स हो गए, ठीक है, साइंस वगैरह के क्वेश्चन हो गए, हिस्ट्री के हो गए, तो ये सब आप करना शुरू कर दीजिए। और थोड़ा सा अगर आपको कहीं से लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट मिल जाता है, अगर नहीं तो मैंने भी एक वीडियो डाली हुई है, पुरानी वीडियो है, उसे आप देख सकते हो, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चंस तो मैंने वीडियोज में डाले ही हैं। उसके बाद मॉक पेपर्स आपको करने ज़रूरी हैं, एक बार पक्का करके जाइएगा। ठीक है, एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले। और ऑलिव बोर्ड हमारा मॉक 10 मॉक उनके पास है,
अच्छे लेटेस्ट उसमें क्वेश्चंस हैं, वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो वो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मॉक टेस्ट ना छूटे, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।